आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपने कभी गौर किया है कि कई लोग उठते बैठते समय कराहने की आवाज क्यों निकालते हैं? क्या कारण है जिस वजह से लोगों को हल्की सी नी या एल्बो मूवमेंट पर भी भयंकर दर्द महसूस होने लगता है? इसको लेकर कई लोगों के पास एक इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन होता है कि जो ये है कि गलत पोजीशन में सोने से बॉडी जॉइंट्स में दर्द होने लग गया है। ये भी सही है, होता है कभी-कभार, पर सच ये नहीं है, कुछ और है। और ये है कि बीमारी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं, तो इसको सीरियस लिए जाने की काफ़ी ज़रूरत है। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ खुशबू कुमार और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, यानी गठिया के बारे में। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। तो जैसे कि मैंने कहा, अर्थराइटिस यानी कि गठिया इंडिया में अब एक कॉमन बीमारी के तौर पर आंका जाने लगा है। हर दूसरे इंसान को जोड़ों का दर्द सता रहा है और पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 18 लाख तक पहुंच चुका है। हर साल 1.5 लाख मरीज अर्थराइटिस की शिकायत लेकर डॉक्टर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हुए रहते हैं। जरा से बेंड होना मुहाल हुआ रहता है, ना आराम से खड़ा हुआ जाता है और बैठने के टाइम पर जो हाय तौबा मचती है सो अलग। पर इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच में जो सक्रियता है, जो एक्टिवनेस है, वो कुछ खास नहीं है। अर्थराइटिस के आधे मरीजों को तो ये बाद में पता नहीं लगता कि उन्हें ये बीमारी हुई है, तभी वे इस आम जोड़ों का दर्द समझकर सरसों का तेल मलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि दर्द और भी बढ़ जाता है। गठिया को लेकर तो ये जाना जाता है कि ये बीमारी बुजुर्गों में काफी होती है। ये बुजुर्गों में काफी कॉमन भी थी, पर अब इसका शिकार 20 से ऊपर की उम्र वाले भी हो रहे हैं। आसार ये है कि अभी हम जिस बीमारी को नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह ले रहे हैं, वो 2025 तक भारत में एक विकराल रूप धारण करने के चक्कर में है। बाकी रिकॉर्ड्स का तो पता नहीं, पर 2025 तक भारत दुनिया का वो देश बन जाएगा जहां अर्थराइटिस के सबसे ज्यादा मरीज होंगे। तो अब सवाल ये कि आप कैसे बचेंगे? कौन से लक्षण से पहचानना आसान हो जाएगा कि आप गठिया से ग्रसित हो रहे हैं या ये सिर्फ आम दर्द है जो सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। गठिया का रोग, और आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे भी है। हर साल 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है ये समझने का और अलर्ट रहने का कि इस बीमारी को हल्के में लेने का नहीं। आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनीक महाजन। ये साकेत मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मस्कुलोस्केलेटन साइंसेज में सीनियर डायरेक्टर और जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन यूनिट के हेड हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमनीक महाजन आपका आज तक रेडियो पर। और आज हम अर्थराइटिस के प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेरे को इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, तो इसके उपलक्ष्य में थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके सर, हेल्दी रहने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, डाइट रखते हैं, ध्यान रखते हैं, खाने पीने सोने का इवन ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं और जो वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी। लेकिन कभी कभार हम एक ऐसे एक पेनफुल कंडीशन से गुजरते हैं एक पर्टिकुलर एज में, जो बहुत ही पेनफुल होता है और वो लंबा परेशान करता है, जो जिसे अर्थराइटिस कहते हैं। तो आगे इसके सिम्टम्स वगैरह, इसके कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट पर बात करने से पहले एक ब्रीफ आपसे मैं चाहूंगी कि व्हाट इज अर्थराइटिस और ये किस तरह से डेवलप होता है। देखिए, आर्थराइटिस एक को अगर हम डिवाइड करें तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेशेंट को हम सबको जानना ये जरूरी है कि हमारे जोड़ों की दर्द को आर्थराइटिस बोलते हैं। हमारे जॉइंट जो है, हमारे जो जोड़ है, उनको आर्थराइटिस उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी बीमारी है। कई बार लोग जिनकी टांगों में दर्द है वो कहते हैं भी मेरे को आर्थराइटिस हो गया है। तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि जब आपके एक हड्डी में दर्द होती है, एक बोन में दर्द होती है, वो ज्यादातर आर्थराइटिस नहीं होती है।
वो चाहे ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी, कुछ भी रिलेटेड इंजरी, वो मसल्स की वजह से हो सकती है। जब स्पेसिफिकली हमारे जोड़ में दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। कोई भी काम करते समय अगर हमारा हाथ हमारे जॉइंट की तरफ बढ़े, वो आर्थराइटिस है। ठीक है सर। तो एक जैसे इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये कुछ पर्टिकुलर एज में ये समझ में आता है, मतलब अर्थराइटिस के जो रिस्क है वो कौन से एज में सबसे ज्यादा दिखता है, ताकि हम ये समझ पाए कि हाँ ये अर्थराइटिस है और ये एक नॉर्मल पेन है जो हम एक दवाई, सिंपल मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन से ठीक कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की प्रॉब्लम का नाम है। अब वो किस वजह से है ये ढूंढना जरूरी है। एक छोटा बच्चा, उसको भी आर्थराइटिस है, पर उसका कारण रोमैटिक हो सकता है, उसका कारण इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एक 20-22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में भी कोई पेशेंट आ सकता है, उसको भी आर्थराइटिस है, पर वो सेकेंडरी आर्थराइटिस है, मतलब किसी और बीमारी की वजह से है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया बाई की बीमारी बोलते हैं, वो भी जो हमारे जोड़ों को खराब करता है उसको भी आर्थराइटिस बोलते हैं, बट उसका नाम रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। वो यंगर एज ग्रुप्स में पाया जाता है। मिडल एज में आते हुए कई कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं 40s में जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, उनको एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है किसी इन्फ्लेमेशन बीमारी से, जैसे रूमेटॉइड, गाउट, यूरिक एसिड, उन सब की वजह से। जो आम भाषा में आर्थराइटिस का प्रयोग है वो जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, 50-55 साल के बाद बात करते हैं, वो आर्थराइटिस का नाम है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। उम्र के वजह से जो धीरे धीरे घिस गए हैं हमारे जॉइंट्स, उसको हम आम भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं, बुजुर्गों की भाषा में एल्डरली पॉपुलेशन, वो डीजेनरेटिव है। तो दैट इज द डिफरेंस जो हमें समझना जरूरी है। जब हम ये डिफरेंस समझ जाते हैं तब हम उसका इलाज उसी हिसाब से कर सकते हैं। हर आर्थराइटिस का इलाज डिफरेंट है। अगर रूमेटॉइड की बात करें, गाउट की बात करें, उसका इलाज मेडिसिन है इन द इनिशियल फेज, शुरुआती दौर में, और जब बीमारी काफी हद से बाहर हो जाए तब उसका इलाज डिफरेंट होता है, चाहे सर्जरी हो चाहे कुछ भी है, वो बात की बात। ओके जी डॉक्टर। तो अभी जैसे आपने कहा कि वो किस वजह से हो रहा है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी टाइप के ये अर्थराइटिस हों, जितने भी आपने टाइप्स बताए अभी एज के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स जो लोगों को पता होने चाहिए, जो लोगों को अगर हो रहा है तो उसे नोटिस में लेना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक नॉर्मल पेन नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही बीमारी का रूप ले रहा है। तो वो कैसे पता चलेंगे, वो कौन से वार्निंग सिम्टम्स होंगे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम जॉइंट में क्रैकिंग साउंड्स, जैसे कि हम सैंड पेपर को रब करते हैं दीवार के ऊपर तो जो आवाज आती है क्रेपिटस, हमारे जॉइंट में से वो क्रेपिटस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। हम बैठ के उठते हैं एंड सडनली हमें लगता है हमारा जॉइंट आपस में नॉइजी नहीं बन गया, क्रैकिंग नहीं बन गया। एक नॉर्मल पेशेंट, आम मिडिल एज यंगस्टर्स, उनके आवाज में जॉइंट में भी बैठ के उठने में एक पॉपिंग साउंड आती है, उससे इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। पॉपिंग साउंड नॉर्मल है, इट इज बिकॉज ऑफ द अंदर एयर सर्कुलेशन जॉइंट की हो रही है। बट जो क्रैकिंग साउंड है, फ्रिक्शन वाली साउंड है, रबिंग साउंड है, दे आर आर्थराइटिस। उसका अगर शुरुआत है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। सिमिलरली नाइट पेन्स, मतलब अगर हम आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही हम उठने की कोशिश करते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं और हमारे जॉइंट में पेन होता है, वो आर्थराइटिस है। सो एनी पेन विच इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स, दिस इज डीजेनरेटिव। उम्र के साथ आर्थराइटिस। जो पेन हमें सोते हुए विदाउट एक्टिविटी हो रही है वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस नहीं है,
वो किसी भी अलग कारण से है, चाहे इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो। बट आर्थराइटिस पर से मीन्स पेन बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसका मालूम होना जरूरी है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स के जॉइंट्स में फ्लूइड स्वेलिंग आती है, जॉइंट रेड, वार्म, लोकल टेम्परेचर बढ़ गया, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स अ साइन ऑफ आर्थराइटिस। उसके लिए भी हमें डॉक्टर को इमीडिएट मिलना चाहिए। ओके, ठीक है सर। डॉक्टर के पास ये सिम्टम्स जो आपने वार्निंग सिम्टम्स बताए वो हमने नोटिस कर लिया, हम डॉक्टर के पास गए। एंड नाउ द फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन, यहाँ से फिर क्या स्टेप होते हैं, लाइक प्रिवेंशन को लेकर, मेडिकेशन को लेकर, और इवन इन सारी चीज़ों के बीच एक पेशेंट का रोल क्या है जब उसे ये पता चले कि मुझे इस टाइप का अर्थराइटिस है और मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मेडिकेशन प्लस जो डाइट प्लान है वो, और उसमें पेशेंट का रोल क्या, उनको फिर क्या ध्यान देने की जरूरत होगी? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को दो भाग में डालता हूं, एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहले डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब कोई पेशेंट हमारे पास आया विद जॉइंट पेन्स, तो हमें डायग्नोस करना जरूरी है कि ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट की पेन है। इज इट, जो हम पहले टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी, एज रिलेटेड, उम्र के साथ, वो सब। अब हमने एक डायग्नोसिस बना लिया कि ये इस वजह से है। कई बार हम कंफ्यूज्ड हैं, एक ही चीज दोनों चीजों में मिक्स हो रही है, तो हम लोग पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं, एक्सरेज, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ऑल दोस थिंग्स। आई एम सॉरी, जस्ट फॉर दिस रीजन कि उनको किस वजह से ये परेशानी हो रही है। देन डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसको पता चला कि किस टाइप की है, फिर उसके बाद डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ग्रेडिंग है, यानी कि उसकी स्टेजिंग है, अर्ली, मिडल, मॉडरेट या लेट स्टेज। या मैं बोलूं तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जब इन 4 ग्रेड्स में वो उसको कैटेगराइज कर लेता है, देन वो ट्रीटमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। ग्रेड 1 का ट्रीटमेंट अलग है, ग्रेड 4 का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अ डॉक्टर शुड नॉट टेल द पेशेंट कि भाई अगर उसके ग्रेड 4 की प्रॉब्लम है तो उसको ग्रेड 4 का इलाज बताना चाहिए, नॉट कि भाई ठीक है कोई बात नहीं आपको है पर चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज ट्राई। जो है वो पेशेंट को आईना दिखाना जरूरी है। दैट इज द सेम थिंग, यहाँ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। सो पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आपको आर्थराइटिस या जॉइंट में पेन है तो आपको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन और अलग तरह की चीजें वो नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना जरूरी है? पहले, सबसे पहले डायग्नोसिस, टाइमली इंटरवेंशन। बिकॉज मैंने अपनी क्लिनिक में भी ये देखा है, मैं अभी जस्ट ओपीडी से आया हूँ, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि पेशेंट मेरे पास जो पहली बार भी आया है वो स्टेज 4 में मेरे पास आ रहा है। अब स्टेज 4 का ट्रीटमेंट, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको स्टेज 1 का ट्रीटमेंट दूं, वो पॉसिबल नहीं है। सो पेशेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर के पास टाइम से पहुंचेगा तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू होगा। और हर आर्थराइटिस का इलाज सर्जरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट हमारे पास इसीलिए नहीं आता। यहाँ पे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई टाइम से इसलिए नहीं आता कि उसको लगता है डॉक्टर जाते ही ऑपरेशन करेगा। मैं ऑपरेशन सिर्फ स्टेज 4 में बोलता हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है। आप टाइम से आएंगे, आप टाइम की ट्रीटमेंट लेंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ। दैट इज वेयर आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। जी दोनों का अलग अलग हम्म, इसमें रोल है। जी सर। सर, जैसे कि आपने अभी पेशेंट के रोल की बात की कि वो स्टेज 4 तक जब बहुत चीज़ें हाथ से बाहर निकल चुकी होती है तब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, और फिर हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो जल्द से जल्द विदाउट सर्जरी ठीक हो जाए। तो जो स्टेज 1, 2, 3 है, यहाँ पर ये जो फेज है, वहां पर पेशेंट के थ्रू जो है क्या गलतियां होती हैं कि उन्हें ये नोटिस नहीं कर पाते हैं, या फिर ये मतलब इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या इसमें क्या पेंच है यहाँ पर कि ये स्टेज 1, 2, 3 तक पता नहीं चलता, या इनका इग्नोरेंस होता है पेशेंट का कि वो सिर्फ सर्जरी के डर से नहीं आना चाहते, स्टेज 4 तक वो नहीं आते हैं, सीधे स्टेज 4 पे आते हैं वो आपके पास?
तो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया, इग्नोरेंस। बिकॉज हम लोग हमारी धारणाओं में बंधे हुए हैं। हमने हमारे वॉक करने जाते हैं और हमारी सहेली से सुना है कुछ, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे एक्स के साथ ये हुआ था, मेरे भाई के चाचा के साथ ये हुआ था, मामी के साथ हुआ था, एंड हम इसी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। अब स्टेज 1 आर्थराइटिस में अगर मैं पेशेंट को बोलता हूँ भाई आपको वेट लूज करना जरूरी है, डाइट रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, एक्सरसाइजेस जरूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चाहिए, बस यहीं पे कहानी खत्म। लाइफस्टाइल तो कोई मॉडिफाई करना नहीं चाहता, खाना पे कंट्रोल, वेट कंट्रोल कोई करना नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सबको लगता है कि ये तो आम है, मैं क्या खा रही हूँ, मेरे को तो हवाई लग जाती है। तो दैट इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट। सो एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वेट रिडक्शंस, ये स्टेज 1 का पार्ट है। स्टेज 2 में आके आपकी बीमारी थोड़ा सा एडवांस कर चुकी है, तो यहाँ पे कई बार हम लोगों को फिजियोथेरेपी, कई बार मसल स्टिमुलेशंस, कई बार नी के अंदर में कुछ हम लुब्रिकेशन, ग्रीस के इंजेक्शंस, कभी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाए तो कुछ स्टीरॉयड के इंजेक्शंस इसलिए लगाना प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज आप बेटर कर सको। फिर हम भाग जाते हैं डॉक्टर के पास से कि हमने सुना है कि किसी को इंजेक्शन लगाने से कुछ हुआ था, किसी को कुछ हुआ था। इस उम्मीद में हम फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं, तब किसी ओझा बाबा का रोल शुरू हो जाता है, किसी पड़ोसी का कोई मंत्र काम करना शुरू करता है। तो दोज थिंग्स आर द इग्नोरेंस फैक्टर्स। अब स्टेज 3 में आ जाते हैं तो हम कहते हैं भाई अब ये स्टेज 2 से बाहर हो गया, आपकी पैर में कर्व आ गया है, आपका पैर टेढ़ा हो गया है। तो इससे पहले कि ये आर्थराइटिस और ज्यादा प्रोग्रेस करे, हम इस टेढ़ेपने को करेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार हम टेढ़ेपने के लिए आर्थ्रोस्कोपी, कुछ कार्टिलेज के लिए की होल सर्जरीज, कुछ क्लीनिंग ये करते हैं, कई बार बोन को कट कर लेते हैं, या कई बार हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट वॉशर्स लगाते हैं नी के अंदर, जस्ट फॉर दिस कि हम डिजीज का प्रोग्रेस कंट्रोल कर सके, गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग की तरह अलाइनमेंट करेक्ट करके। बस देन अगेन रोल शुरू हो जाता है कि हम नी को क्यों छेड़े, हम घुटना क्यों छेड़े, जो ऊपर वाले ने दिया है वही नेचुरल है, उसी को चलाएं। तो फिर इस हिसाब से तो हम हमारी गाड़ी जो नई खरीदी थी उसके टायर चेंज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल टायर था, अब जो है वो तो बाहर से खरीदेंगे, फिर तो हम गाड़ी की सर्विसिंग भी नहीं कर सकते। But that is where you progress from 3 to 4, और जब 4 में आएंगे तो रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। तब हम ढूंढते हैं फर्स्ट का, ग्रेड 1 में जो होता था सर वही अभी कर दो। तो दैट इज वेयर वी लूज, ये हमारा इग्नोरेंस है। जी ठीक है सर। सर अभी हम बात कर ही रहे थे इग्नोरेंस की, कुछ धारणाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि अर्थराइटिस को लेकर, ठंडे चीजों को लेकर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे मेरी ही दादी है, उनको अर्थराइटिस नहीं है, बट उनको लगता है कि उनके पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, तो ठंडा चीज नहीं खाना, पानी वो गर्मी में भी गर्म पानी करना वो पसंद करती हैं कि उससे ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। तो ये ठंडी चीजों को खाने पीने से लेकर नहाने तक, ये जो अर्थराइटिस को लेकर जो ये रहता है, एक धारणा रहती है, वो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसे? देखिए इट्स अ मिथ, ये एक गलत धारणा है। ऐसा कहीं किसी भी बुक में कहीं नहीं लिखा है कि ठंडा खाने से ये होगा या गर्म खाने से ये होगा। हाँ, जो लिखा है वो गाउट से रिलेटेड लिखा है कि अगर आपको गाउट है तो आपको प्रोटीन कम खाना चाहिए, दालें कम खानी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम करनी चाहिए, तो वो गाउट से रिलेटेड है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसके लिए लिखा हुआ है कि भाई हमें हीट थेरेपी नहीं करनी चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए लिखा हो तो उल्टा लिखा हुआ है कि अगर ठंडी में उसकी दर्दें बढ़ जाती है, उसमें तो ठंडा अवॉइड करते हैं लोग। सो द थॉट प्रोसेस जो है वो ये है कि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो हम लोग कहते हैं गर्म मत करो, ठंडा करो। जब आपकी बॉडी के अंदर में आपका जो लेट्स से एक साइलेंट पेन है, जो कि डीजेनरेटिव है एज के साथ, तो हम कहते हैं गर्म सिकाई करो। रीजन,
वो वैसोडाइलेटेशन करता है। तो जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, पूरी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। उसकी वजह से हमारे को ये कंफर्ट मिल जाता है कि यस, हमारा वैसोडाइलेटेशन से एक स्टिमुलेट हो जाता है, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, सो दैट हेल्प्स। बट देन उसका रिवर्स है, एक्सरसाइज करने के बाद हमें आइस पैक भी लगाना पड़ता है। सो द बैलेंस हैज टू बी इन बोथ साइड्स। तो ये थोड़ी कुछ धारणाएं हैं, यस आई एग्री, बट उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। देयर इज नो कंक्रीट प्रूफ फॉर एनीथिंग। सर आप अभी एक्सरसाइज की बात करें, जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, अर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, तो एक्सरसाइज को लेकर आप क्या रिकमेंड करते हैं? और लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन आपसे कि एक विशेष खान पान जो अपने डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है अगर हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। देखिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे हम एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज समथिंग जो कि पेशेंट को समझना जरूरी है। अगर मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करनी है, नी की, जैसे नी आर्थराइटिस, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, पेशेंट सुबह 10-15 मिनट, आधा घंटा कुछ कर लेता है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिन में एक बार बुला लेता है या चला जाता है। अब उसके बाद में पूरा दिन कुछ नहीं कर रहा, वो टीवी पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, ऑफिस में गया है, घर पे बैठा है, एल्डरली पेशेंट बिस्तर पे बैठा है, सो नी तो और जाम हो जाएगा। एक्सरसाइज का मतलब है लिटिल बट मोर ऑफन। सो दैट मीन्स एक्सरसाइज वर्ड को समझना जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहना है, दैट इज एक्सरसाइज। चाहे आप थोड़ी सी मूवमेंट करिए, आप थोड़ा देर तक नी बेंडिंग करिए, थोड़ा सा उठ के वॉक करिए फ्यू स्टेप्स, आप डू समथिंग, जस्ट डोंट कीप सिटिंग आइडल। साइकिल चला लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, समथिंग जो कि आपके मसल्स को एक्टिव रखे, दैट इज एक्सरसाइज। अब जैसे मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं हमने सुबह आधा घंटा सैर करी थी या हम फिजियोथेरेपी कराए, अब हम कुछ नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली खाने के ऊपर you have to have a balanced diet for everything, that is for sure. If you are diabetic, you need to control your sugar intake. If you have cholesterol issues, you need to improve your fat intake. So all those things ultimately end up with one line balanced diet. That is the same for arthritis. But yes, there are special recommendations for gout patients. You cannot have high proteins. There are special instructions for people who are on certain medications, so you have to avoid certain food items. So those things are depending on patient to patient, they are added or subtracted from your diet, but the word crux is balanced diet and exercises. ओके सर, आखिरी सवाल मेरा त्योहारों को लेकर। त्योहारों का सीजन नवरात्रि से शुरू हो चुका है और अभी लंबा ये चलने वाला है, जिसमें व्रत जो है बहुत सारे आएंगे, और ये पेशेंट्स जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए ये त्योहारी सीजन में व्रत रखना हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट गेट्स? नहीं, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिर्फ अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए। हर इंसान की बॉडी उसको सिग्नल्स देती है। दैट मीन्स अगर आप फास्टिंग हैं तो निराहार नहीं कर सकते, यू हैव टू फाइंड दैट राइट मिडल पाथ। अब सपोज किसी ने सुबह कोई दवाई खानी है जो खाली पेट नहीं खा सकता है, तो मॉर्निंग के टाइम पे जब वो फलाहार ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, उसके साथ ले ले। बीच में कभी दिन में कभी कोई फास्टिंग करता है, वो आलू खा लेता है, सब्जी खा लेता है, नमक खा लेता है। हाई अब आप अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपको नमक का इंटेक कम करना है, तो आप अपना ये जो भी आज की डेट में नवरात्रों में हम डाइट ले रहे हैं, अपना सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें। डायबिटिक्स अपना शुगर इंटेक का ध्यान रखें। डाइट डज नॉट मीन स्टेइंग हंग्री, डाइट मीन्स maybe cutting, avoiding certain food items, but balancing it out with something else. So I don't think dieting per se, fasting should happen, but fasting should not be a longer period, and fasting should mean in between having small meals which could be allowed. जैसे कुछ लोगों में सिर्फ अनाज मना है तो ठीक है, बाकी चीजें ले लीजिए, बैलेंस इट आउट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।
तो आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। और अगर आप हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए radio@aajtak.com पर। हमारे लिए अगर कोई सलाह है, सुझाव है या शिकायत हो तो उसका भी स्वागत है। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। इजाजत चाहूंगी और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।